हार्ट टचिंग लव स्टोरी भाग 1। मुझे आज भी याद है जब एक बार हमारे परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। सबसे पहले मेरी दादी की डेथ हुई। उसके कुछ ही दिनों बाद मेरा 6 साल का भाई डायरिया का शिकार हो गया। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी भाभी का देहांत हो गया। आज भी वह दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार घूम जाता है। बरसात की दिन था, रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही थी। रात के 10 बजे थे। भाभी का शव एम्बुलेंस से उतार कर द्वार पर रखा हुआ था। सारे पड़ोसी और हितैषी अपने अपने घरों में जाकर सो चुके थे, परंतु अंजल बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए मेरे बिलखते परिजनों को सांत्वना दे रही थी। उसने मेरी माँ और बहनों के साथ मिलकर सुबह तक सारी औपचारिकताओं को पूरा किया। ऐसा लग रहा था कि वह कोई गैर नहीं बल्कि हमारे ही परिवार का सदस्य है। वह थी ही कुछ ऐसी ही कि उसके प्रति मेरे निश्चल प्रेम की गहरा होता जा रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है कि हर एक दोस्त कमीना होता है। कहने को तो वो मेरे दोस्त थे, लेकिन वे सब कुछ जानते हुए भी उस पर डोरे डालते थे। वह थी ही इतनी खूबसूरत, शौक और चंचल कि मेरे प्रति दोस्तों मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। हालांकि मैंने इन सभी चीजों को नजरअंदाज करके उनसे दोस्ती कायम रखी। दरअसल वे सभी लड़के हमारे गांव के क्रिकेट टीम के सदस्य थे और मैं उसका कैप्टन था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी टीम बिखर जाए, परंतु एक दिन मुझे पता चला कि मेरे उनमें से कुछ लड़के अंजल के साथ कुछ गलत करने की योजना बना रहे हैं। तो पानी सिर से ऊपर जाता देख मैंने उन्हें खुली चुनौती दे डाली है। किसी की हिम्मत तो कोई उसे छू कर दिखाए। मेरे होते हुए कोई उसे छू भी नहीं सकता। प्रताप, एजाज और शम्स को छोड़कर सभी लड़के मेरे दुश्मन हो गए। मैंने उसके बॉडीगार्ड की भूमिका संभाल ली और उसे कुछ बताए बगैर साए की तरह उसके आसपास रहने लगा। रात के 1 बजे तक जब वह सो नहीं जाती है, मैं उसके घर के बाहर बैठा रहता था। हमारी टीम टूट गई। मैंने प्रताप, एजाज और शम्स के साथ कुछ बच्चों के साथ अलग टीम बना ली। हमारे बीच एक चैलेंजिंग मैच भी हुआ जो झगड़ा होने की वजह से अनिर्णायक रहा। मुझे याद है उस मैच में मैंने इतना लंबा 6 मारा था जो मुझे पूरे मैदान को पार करके अंजल के पास जाकर गिरा था, जो उस वक्त अपने आम के बगीचे में बैठी हुई थी। एक बार तो उन्होंने अकेले में लड़ाई करने का चैलेंज दे दिया। अब शेर भला किसी की दहाड़ कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मैं और प्रताप निश्चित जगह पर बिल्कुल टाइम से पहुंच गए। एक तरफ 7 लड़के और दूसरी तरफ हम दोनों। लेकिन मेरा एटीट्यूड और हिम्मत देखकर उनमें से किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। खैर, किसी तरह मामला शांत हो गया। उसके बाद आगे फिर से किसी ने कोई हिमाकंत करने की कोशिश नहीं की। उन दिनों अलग बगल के गांव में अक्सर महायज्ञ और अष्टयाम जैसे धार्मिक आयोजन होते रहते थे। ये धार्मिक आयोजन हमारे लिए वृंदावन हुआ करते थे। चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, वह अपनी सहेलियों के साथ जरूर जाती और वहां हम दोनों को एक दूसरे की सूरत को नजरों में उतारने का भरपूर मौका मिलता। मुझे याद है जब हम बगल के गांव में रात को कृष्ण लीला देखने जाते थे। हमारा और उसका सीट बिल्कुल पक्का होता। हम पुरुषों के पंडाल में और वो महिलाओं के पंडाल में बैठती थी, लेकिन हम प्रतिदिन एक ही जगह पर बैठते और ऐसी जगह पर बैठते कि हम एक दूसरे को देख सकें। पूरे 5 घंटे सारे दर्शक राधा और कृष्ण के रासलीला का आनंद लेते और हम दोनों सारी दुनिया को भूलकर एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। वो मेरे जिंदगी के
सबसे बेहतरीन पल हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। राधा और कृष्ण की तरह हमारा प्यार भी गांव की लड़कियों और लड़कों में मशहूर होता जा रहा था। भले ही हमारे बीच अकेले में मुलाकातें नहीं होती थी, लेकिन हमारे नैना हर पल एक दूसरे से बातें करते रहते थे। यद्यप मैं रात को अक्सर सपने जरूर देखता था कि वो बगीचे में मेरे सीने से लगी हुई मेरे बालों को सहला रही है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतने में ही खुश था। मेरे मन से उसके प्रति कभी सेक्सुअल विचार आते ही नहीं थे। मुझे गांव और समाज की हदों का भी ख्याल था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसकी इज्जत पर कोई आंच आए। वह हमारे परिवार और अपने परिवार समाज की नज़रों में बदनाम हो जाए। सच कहूँ तो मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कभी अपनी हदों से बाहर जाने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी वह हमेशा मेरी आंखों के सामने थी और खुश थी। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए था। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वह कभी मुझसे अलग है अथवा कभी अलग हो सकती है, परंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अगर मुझसे कोई पूछे कि प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैं कहूँगा गरीबी। जी हाँ, गरीबी जो उसके ख्वाबों को चकनाचूर कर देती है, उससे उसकी खुशियों को छीन लेती है और उसे जादुई के आंसू पीने को मजबूर कर देती है। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरा प्रीत अमर कर दो। माँ जल्दी से खाना लाओ, पेट में हाथी कूद रहे हैं। सुबह सुबह स्नान करके मैंने गुनगुनाते हुए माँ को आवाज लगाई, 1 मिनट अभी लाती हूँ। रसोई घर से श्वेता की आवाज आई, यह क्या है? दाल भात भुजिया क्यों नहीं बनाई? खिचड़ी की थाली देखते ही मैं बिदक गया। अभी तक खिचड़ी मिल भी गई, कल से वो भी नहीं मिलेगा। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैंने हैरानी और गुस्से से श्वेता की तरफ देखा। हाँ भाई, घर में चावल दाल आटा सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हें आशिकी से फुर्सत मिले तब तो कुछ जानो, तुम्हें तो घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं है, श्वेता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर जैसे मेरा ख्वाबों की दुनिया से मोह भंग हुआ। वह ठीक कह रही थी। मोहब्बत के समंदर में मैं इस कदर डूब गया था कि जीवन की वास्तविकता से अनजान हो गया था। पता नहीं ये जिंदगी मुझे कहाँ लेकर जाएगी। कलाई पर गुदे उसके नाम को सहलाते हुए मैं बस यही सोच रहा था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा वक्त भी आता है जहाँ हमारे सामने केवल एक ही रास्ता बचता है। यहाँ भी मेरे सामने केवल एक ही विकल्प बचा था, अपने बिखरते हुए परिवार को बचाना। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। शाम को यही सोचते हुए मैं खेतों की तरफ जा रहा था, तभी वहाँ सिर पर घास का गट्ठा लिए सामने से आती दिखाई पड़ी। उसके साथ उसकी 4-5 सहेलियां भी थी। थोड़ा करीब आने पर मैंने देखा कि उसके दोनों गाल सूजे हुए थे, जिसे वह अपने दुपट्टे से ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शायद घास काटते समय ततैव ने काट लिया था। अरे ये क्या बंदरियों जैसी शक्ल बना रखी है, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। रुको अभी बताती हूँ। एक तरफ घास का गट्ठर फेंकते हुए वह मेरे ऊपर झपटी, परंतु मैं तो पहले से ही भागने के लिए तैयार था। कुछ दूर जाकर बंदर की तरह मुंह फुलाकर उसे फिर से चिढ़ाया। आज के बाद जो कभी मिल गए तो जान से मार दूंगी, उसके मुस्कुराते हुए हंसिया दिखाया। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे हमारी प्रत्येक कहानी मिलती रहेगी। धन्यवाद।